thermal. So this is 3. 2 to 3. This call is now being recorded. Now, the next process is reversible adiabatic expansion. So this is reversible adiabatic expansion, 3 to 4. And in the fourth process, we have isothermal heat absorption. So in this process, heat will be added that is equal to QL, and in this process, heat will be rejected to the environment that is equal to QH kilojoule. So this is the reverse Carnot cycle, and in this cycle, the working fluid is air. तो एयर हो सकती है या कोई भी आइडल गैस हो सकती है. सबसे पहले क्या किया, वो आइडल गैस जो थी हमारी, उसको हमने जब कंप्रेस किया तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज किया. ओके, देन जब उसका हाई टेम्परेचर पे जाएगी तो वो कंडेंसर के अंदर या किसी हीट एक्सचेंजर के अंदर एंटर करेगी और वो अपनी हीट रिजेक्ट करेगी टू द सराउंडिंग एट 3 पॉइंट. सो दिस प्रोसेस इज एट कांस्टेंट टेम्परेचर, so volume will reduce, and at 3 point it is expanded in the turbine, so it will produce work WT. Okay, then when it is at state 4, it enter again in a heat exchanger where it absorb heat from the low temperature. So it absorb heat from the low temperature and get heated, and at this point it again reached at state 1 where it further compress. So during the compression we have to supply WC amount of work. So since this is the refrigeration cycle, and in the refrigeration cycle the W net must be negative, it means we have to supply work from the outside. So कितना होगा वो WC minus WT हमको work supply करना पड़ेगा. Okay, माइनस साइन इसलिए नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि सप्लाई करना पड़ेगा. और हीट एब्जॉर्ब कितनी कर रहा है QL, और रिजेक्ट कितनी कर रहा है QH. Okay, so this is the reverse Carnot cycle. If you have any query regarding the reverse Carnot cycle, you can ask me. Okay, so we know Carnot cycle is not possible. Similarly, the reverse Carnot cycle is also not possible because it has 2 isothermal process and 2 reversible adiabatic process, and the combination of these processes is not possible in a cycle because isothermal processes are very slow and isentropic processes are very fast. Now move to the next important refrigeration cycle, that is the Bell-Coleman cycle. Okay, so we are going to start the first refrigeration cycle. अभी तक हमने क्या पढ़ा था, रिवर्स कार्नोट पढ़ा था जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था. अब हम ऐसी साइकिल में एंटर कर रहे हैं जो क्या है, बेल-कोलमैन साइकिल के नाम से जिसको जानते हैं, और ये प्रैक्टिकल साइकिल है. इट इज ऑल्सो नोन एज जूल साइकिल और रिवर्स ब्रिटन साइकिल. ठीक है, नाम याद रखिए, क्या बोलते हैं इसको, जूल साइकिल या फिर रिवर्स ब्रिटन साइकिल. अगर कोई एग्जाम में आपसे पूछे कि एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ जूल साइकिल, इसका मतलब आपको बेल-कोलमैन साइकिल की वर्किंग बतानी है. अगर कोई पूछे कि रिवर्स ब्रिटन साइकिल की वर्किंग बताइए, तो भी आपको बेल-कोलमैन की साइकिल का वर्किंग बताना है. इसका मतलब बेल-कोलमैन साइकिल, जूल साइकिल और रिवर्स ब्रिटन साइकिल तीनों की तीनों साइकिल्स एक ही हैं. ओके, it is modified reverse Carnot cycle. देखिए, since Carnot cycle is not possible, हम जानते हैं कि Carnot cycle possible नहीं है. क्यों नहीं है possible? क्योंकि 2 isothermal हैं, 2 reversible adiabatic है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन हो नहीं सकता. isothermal process अचीव करना easy नहीं है ना, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है, डिफिकल्ट है अचीव करने में. तो आइसोथर्मल प्रोसेस को अचीव करना इजी नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम साइकिल को मॉडिफाई कर देते हैं. जो हमारी रिवर्स कार्नोट थी उसको हम मॉडिफाई करते हैं. क्या मॉडिफिकेशन करते हैं, सिंस रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल इज नॉट प्रैक्टिकल साइकिल ड्यू टू extremely slow isothermal processes. Therefore, these isothermal process is replaced by isobaric process in reverse Britten cycle. देखिए, मुझे 4 प्रोसेसेस के नाम बताइए कार्नोट, रिवर्स कार्नोट साइकिल के. यस, पार्टिसिपेशन कहां गया आप लोगों का? सर रिवर्सिबल आइसेंट्रोपिक. रिवर्सिबल आइसेंट्रोपिक क्या? एडियाबैटिक. सर रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन. कंप्रेशन ले लो सर.
तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन, देन रिवर्सिबल एडियाबैटिक, ठीक है, मतलब आइसेंट्रोपिक लिख दे रहा हूं मैं इसको यहाँ पर, yes sir. आइसेंट्रोपिक, ठीक है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, देन Reversible isothermal आइसोथर्मल, expansion. आइसोथर्मल, यस, फिर सर फिर रिवर्सिबल आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन. एक्सपेंशन, ओके, एक्सपेंशन होगा, देन सर आइसोथर्मल कंप्रेशन. है आइसोथर्मल सर हीट एडिशन, एक्सपेंशन, हाँ हीट एडिशन. हीट एडिशन, एक्सपेंशन. आइसोथर्मल हीट एडिशन, ओके, आइसोथर्मल हीट एडिशन, हीट एब्जॉर्प्शन, ओके। yes देखिए sir. listen, हम क्या कर रहे हैं, हमारी ये साइकिल पॉसिबल नहीं है कारनॉट, क्यों, क्योंकि इसमें दो आइसोथर्मल प्रोसेस है, ये और ये दो आइसोथर्मल प्रोसेस, तो हम आइसोथर्मल प्रोसेस को किससे रिप्लेस कर रहे हैं, आइसोबारिक से, किससे रिप्लेस कर रहे हैं, आइसोबारिक आइसोबारिक से। और आइसोबारिक क्या प्रोसेस होती है, तब प्रेशर कांस्टेंट रहता है उसमें. सर प्रेशर कांस्टेंट होता है। ओके, तो अब मैं देखिए चार प्रोसेसेस के नाम ले रहा हूं जो बेल कोलमैन साइकिल की है। कौन कौन सी है, पहली प्रोसेस है रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन, सेम एज कार्नोट। दूसरी प्रोसेस आइसोबारिक हीट एडिशन। अब क्या हो रहा है, प्रेशर जो जो हीट ऐड हो रही है वो किसमें हो रही है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में। नेक्स्ट रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन, और लास्ट प्रोसेस आइसोबारिक, रिवर्सिबल आइसोबारिक हीट एडिशन। ओके, सो वी रिप्लेस द प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, आइसोबारिक प्रोसेस से। तो जो साइकिल मिली उसी को हम क्या बोलते हैं, रिवर्स ब्रिटन साइकिल, बेल कोलमैन साइकिल, या फिर जूल साइकिल। ओके, सपोज वी हैव दिस schematic diagram of our Bell Coleman cycle, जिसपे हमारी Bell Coleman cycle रन करेगी। तो इनिशियली क्या हो रहा है, हमारे पास जो हमारा वर्किंग फ्लूइड है दैट इज गैस, की गैस साइकिल है, तो वर्किंग फ्लूइड क्या है हमारा, गैस, दैट विल बी एंटर इनटू द कंप्रेसर वेयर इट गॉट कंप्रेस आइसेंट्रोपिकली। सो फर्स्ट क्या होगा हमारा, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होगा। तो 1 to 2 क्या हो रहा है इन द कंप्रेसर, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, फॉर विच वी हैव टू सप्लाई WC amount of work. Okay, then after the compression, जब किसी चीज को कंप्रेस करते हैं आप तो उसका प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज करता है। जब किसी चीज को कंप्रेस करेंगे तो इट इज ऑब्वियस कि प्रेशर इंक्रीज करेगा और साथ में टेम्परेचर भी इंक्रीज करता है। नाउ अब इसका टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ज्यादा है। नाउ इट एंटर इनटू द हीट एक्सचेंजर दैट इज एयर कूलर। यहां पर क्या होगा, एयर कूलर में जाएगा और एयर कूलर में जब इसके थ्रू फ्लो होगा तो अपनी हीट रिजेक्ट करेगा टू द इन्वायरमेंट। ओके, टू द इन्वायरमेंट अपनी हीट रिजेक्ट कर दी। देन इट एंटर इनटू द टरबाइन। अब यहां पर क्या हुआ इसका, बट इस प्रोसेस में क्या कांस्टेंट था, इस प्रोसेस में क्या कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट, मगर ये फ्लो तो कर रहा है और हीट रिजेक्ट कर रहा है अपनी, मगर प्रेशर कांस्टेंट रह रहा है। टेम्परेचर भले ही डाउन हो जाएगा मगर प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। सो एट पॉइंट 3 पहुंच गया है, 3 पॉइंट पे एंटर करेगा टरबाइन में और वेयर इट प्रोड्यूस WT अमाउंट ऑफ वर्क। ओके, नाउ आफ्टर द टरबाइन it is expanded and its temperature will also drop, but this at point 4 it enter into the refrigerator where it absorb heat, and its temperature will increase, but this process is isobaric, so in this process the pressure will remain constant, so 4 to 1 pressure remain constant। अब देखिए इस चीज को समझना बहुत मुश्किल काम है आप लोगों के लिए, मैं भी मान रहा हूं, मगर मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं जिसकी मदद से आप इसको समझ जाएंगे। मगर एक्चुअल में ये ऐसा नहीं होता है, मगर आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं बता रहा हूं इस तरीके से। ओके, तो ध्यान से सुनेंगे बेटा क्या बता रहा हूं मैं, उससे आपको इसकी वर्किंग समझ में आएगी। ये है हमारा रेफ्रिजरेटर जो हम अपने घर पे रखते हैं। ओके, उसके अंदर एयर नहीं होती है जो इसके, क्योंकि ये गैस साइकिल है, मगर मैं समझाने के लिए सिर्फ आपको बता रहा हूं। सपोज जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये होगा इनसाइड द फ्रिज, और जो ये वाला पार्ट है ये होगा बाहर पे, यहां पर पीछे जहां से हीट रिजेक्ट होगी। इस तरीके से समझा रहा हूं, ठीक है। और कंप्रेसर कंडेंसर तो सब फ्रिज के
बाहर ही होता है, ये तो बाहर ही होता है और ये भी बाहर ही होगा। तो क्या हो रहा है, जब यहां से जो अंदर क्या हो रहा होगा, ये जो रेफ्रिजरेंट होगा चिल होकर वो यहाँ घूम रहा होगा अंदर, जो कूलिंग करेगा, ठीक है। तो जब अंदर एंटर करेगा तो सपोज अंदर का टेम्परेचर, ये इसके अंदर जो टेम्परेचर है फ्रिज के अंदर वो 10 डिग्री, ये 5 डिग्री है। तो जो टरबाइन के एक्सपेंशन के बाद हमको मिला है वो 0 डिग्री पे है। तो जब 0 डिग्री का फ्लूइड इसके अंदर सर्कुलेट करेगा और फ्रिज के अंदर 5 डिग्री है, तो क्या करेगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा कि नहीं करेगा? यस सर। इसके अंदर जो फ्लूइड चल रहा है उसका टेम्परेचर कम है, तो वो क्या करेगा, यहाँ से हीट एब्जॉर्ब कर लेगा, और जब हीट एब्जॉर्ब करेगा तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर जब तक बढ़ेगा तब तक वो बाहर आ चुका होगा फ्रिज से, तो यहाँ पहुंच गया होगा। फिर उसके बाद वो कंप्रेसर में जाएगा, जहां क्या करेंगे, उसका प्रेशर, जहां पर उसको एक्शन वर्क करेंगे और प्रेशर इंक्रीज करेंगे, तो उसका प्रेशर टेम्परेचर बहुत हाई हो जाएगा। फिर वो एंटर करेगा इन एयर कूलर, जहां वो अपनी हीट रिजेक्ट कर देगा बाहर टू द एटमोस्फेयर। ओके, यहाँ हीट रिजेक्ट कर देगा, फिर वो टरबाइन में जाएगा, एक्सपेंड करेगा, और फिर दोबारा से ये साइकिल कंटिन्यू रहेगी। फिर से समझा रहा हूं, देखिए 4 प्रोसेसेस होती हैं। 4 प्रोसेसेस कौन कौन सी होती हैं? प्रोसेस 1 to 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, इन विच कंप्रेशन अकर। सेकंड प्रोसेस कौन सी है? हीट रिजेक्शन। तो आइसोबारिक हीट रिजेक्शन हो रहा है प्रोसेस 2 to 3 में, और फिर प्रोसेस 3 to 4 में क्या हो रहा है? आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन हो रहा है। प्रोसेस 4 to 1 में क्या हो रहा है? आइसोबारिक हीट एडिशन हो रहा है। यानी कि यहाँ पर हीट ऐड होगी और यहाँ पर रिजेक्ट होगी, और यहाँ पर वर्क सप्लाई होगा, यहाँ पर वर्क मिलेगा। बट क्योंकि रेफ्रिजरेटर है, इसका मतलब हमको नेटवर्क क्या करना पड़ेगा? सप्लाई करना पड़ेगा। आप इस चीज को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये चीज इस तरीके से हो रही होगी कि ये आपका रेफ्रिजरेटर है, यहां से कितनी हीट ले रहा है? QL, और कहाँ रिजेक्ट कर दे रहा है? हाई टेम्परेचर पे, QH पे, और उसके लिए उसको क्या देना पड़ रहा है? W नेट अमाउंट ऑफ वर्क देना पड़ रहा है। क्लियर? Okay, Yes, sir. this is the refrigeration cycle. Now we will plot the PV and TS diagram for the Bell-Coleman cycle. Okay, so tell me first how we represent constant pressure process or isobaric process on the PV diagram. कैसे draw करते हैं Sir, PV? straight line. The parallel to volume axis. All parallel to volume axis. Very good. How we plot the isochoric line? Constant volume isochoric. सर नीचे को स्लोप दे दो। नीचे को होगी सर स्ट्रेट। Straight होगी, slope कहाँ से दे दो? अच्छा वॉल्यूम है सर। यस सर। ठीक है। Then isothermal like this, and this is this is isentropic, adiabatic process. Okay, Adiabatic. so this is P constant, this is V constant, this is T constant, and this is entropy constant. Okay, so this is the PV diagram. Okay, now we want to draw the Bell-Coleman cycle. So in the Bell-Coleman cycle, first process is, what is the first process? Isentropic compression. Isentropic compression or reversible adiabatic compression. How we plot reversible adiabatic compression? Like this. ऐसी होता है ना, अगर आइसोबारिक होता तो ऐसे कंप्रेशन में वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, आइसो कोरिक होता तो इस तरीके से, आइसोथर्मल होता तो इस तरीके से। ओके, सही है। this will be the diagram. Now we will plot first 1 to 2 process, that is Isentropic compression. reversible adiabatic or isentropic compression. Okay, then in process 2 we plot which process? Isobaric heat addition. Isobaric heat addition. So in the isobaric heat addition or heat rejection? Heat rejection. Isobaric heat rejection. So process will be like this. Now we will plot Isentropic expansion. so isentropic expansion. Now last process, Isobaric heat addition. Isobaric heat addition. Okay, so when we add the heat, volume will increase but pressure remain constant. When we reject heat but pressure remain constant, so volume will decrease. Okay, so this is the PV diagram. Now we have to draw the TS diagram. Can you tell me how we represent constant volume process?
constant temperature process. Isothermal. Sir, parallel to entropy, straight line. And isentropic or reversible adiabatic. So parallel to सर temperature. नीचे की तरफ होगा straight line. Yes, very good. Okay, now the two processes are मतलब parallel remaining. to temperature. That is, this is T constant and this is S constant, yani ki isentropic. Now we have to draw two processes, constant pressure and constant volume. So constant pressure will be look like this and constant temperature will be look like this. Okay, so दोनों point एक ही point से start हो रही है. So this is P constant and this is V constant. Okay, and I have already explained कि इसका slope constant volume का slope constant pressure से क्यों ज्यादा होता है. ठीक है, तो मैं उसको दोबारा रिवाइज नहीं करूंगा. जिसको डाउट है वो पूछ सकता है या फिर अपने नोट्स चेक कर सकता है. Okay, so this is on the TS diagram. Now we have to plot which cycle? Bell-Coleman cycle on the TS diagram. So two processes we know that are reversible adiabatic or isentropic process. So it means we can plot at least two processes easily. दो प्रोसेस इजीली प्लॉट कर सकते हैं हम. कौन कौन सी है? पहली प्रोसेस कौन सी है? What is the first process? Isentropic compression. Isentropic compression. And how we plot isentropic compression on the TS diagram? सब टेम्परेचर के पैरेलल होगा. Temperature. So it is 1 to 2. So this is 1 to 2. Okay. Now the next process is isobaric process. Isobaric heat rejection. How we draw isobaric process? A curve like this. So this is 2 to 3. Now next process is isentropic expansion in the turbine. So it is isentropic, so it will be look like this 3 to 4. Now the next process isobaric heat addition. So isobaric is तरीके से 4 to 1. Heat addition. Yes, sir. Okay, so whenever we add the heat in the system, its entropy will increase, and whenever system reject it heat, its entropy will decrease. है ना, ये भी हमने पढ़ा था, है ना. एक सिस्टम की एंट्रोपी तब बढ़ सकती है जब वो हीट ट्रांसफर हो, और अगर हीट ट्रांसफर टू द सिस्टम हो रहा है तो उसकी एंट्रोपी बढ़ती है, और अगर सिस्टम से हो रहा है तो डिक्रीज होती है. तो 2 to 3 एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है. ओके, और यहाँ पर क्या है प्रोसेस? आइसेंट्रोपिक है तो क्या रहेगा? एडियाबैटिक है तो कोई हीट ट्रांसफर नहीं हो रही है. इट मींस एंट्रोपी रिमेन कांस्टेंट. So this is the PV diagram and this is the TS diagram. So I will give you 2 minute time, है ना. 2 मिनट का टाइम है आपके पास. एक बार जो TS डायग्राम और PV डायग्राम है इनको ड्रॉ कीजिए. अपने पेन और पेपर लेके ड्रॉ कीजिए ईमानदारी के साथ, क्योंकि बेटा एग्जाम होगा. एग्जाम में आपको आता है नहीं आता है, जब तक आप कॉपी पे नहीं लिखेंगे तब तक ये नहीं होगा कि आपको आता है जाए. आप भले ही आपको कितना आता हो, एक बार प्रैक्टिस कीजिए जरा ड्रॉ करके. बताइए जरा कैसे हो रहा है. हो गया बेटा ड्रॉ सबका? Yes, sir. ओके.
सो एक चीज ध्यान रखेंगे कि जो ये टेम्परेचर है T3, इतना नहीं होना चाहिए कि ये इससे ऊपर आ जाए, कि कभी साइकिल ऐसे बना दियो, ऐसे नहीं चलेगी। ओके, तो ये चीज ध्यान रखेंगे। क्या चीज ध्यान रखनी है कि जो ये टेम्परेचर T3 है ये T1 के नीचे नहीं आना चाहिए। ओके, इनमें एक डिफरेंस होना चाहिए। ओके, सो लाइक दिस। ठीक है, ये छोड़ दीजिए, ये आपके काम का नहीं है अभी। ठीक है, अब वर्किंग ऑफ रिवर रेफ्रिजरेशन सिस्टम ऑन बेल कॉलमन कैसे वर्क करता है। फर्स्ट क्या होता है, देखिए इस पूरी वर्किंग मैंने आपको एक्सप्लेन करी, वो लिखी हुई भी है। फर्स्ट, द गैस इज कंप्रेस्ड इन द कंप्रेसर by supplying WC work in the process, the entropy of the gas remain constant. So and isentropic process में क्या हो रहा है, compression हो रहा है first जो gas है inside, then this high temperature gas and high pressure gas cooled in the gas cooler at constant pressure, और उसके बाद क्या हो रहा है, वो expand हो रही है टर्बाइन में, WT वर्क प्रोड्यूस कर रही है। In the system, the turbine and the compressor coupled together and they utilize the work produced by the turbine. तो यानी कि नेट वर्क जो सप्लाई करना पड़ेगा वो WC माइनस WT होगा, क्योंकि टर्बाइन कुछ वर्क प्रोड्यूस कर रही है मगर उसका वर्क हमेशा कंप्रेसर वर्क से कम होगा, इसलिए हमको एक्सटर्नल वर्क सप्लाई करना पड़ेगा W नेट। ओके, अब इसकी है थर्मोडायनेमिक एनालिसिस नेक्स्ट। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूं कि इस बार के एग्जाम में ये चीज आ सकती है और बहुत ही इजी है। ठीक है, आप लोगों को सबको ये चीज आती है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे और कॉपी पेन लेके बैठे हैं तो बेटा साथ साथ करते हुए चलेंगे। और ये डेरिवेशन अगर आपने आज सीख लिया तो ये फोर्थ ईयर तक काम आने वाला डेरिवेशन है आपके। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, अगर आपने यहां पर कर लिया तो ये आपकी ऑलमोस्ट 2-3 साइकिल्स में यूज होता है ये सेम डेरिवेशन। तो प्रोसेस 1 to 2 क्या थी? यस, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। तो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन में आप देखिए यहाँ पर भी दो प्रेशर रेशियो है। दो प्रेशर रेशियो कैसे हैं, एक मतलब दो प्रेशर लिमिट है। दो प्रेशर लिमिट क्या क्या है? P1 और P2, P1 और P3, P2। सो P1 एंड P2, सो वी कैन राइट P1 इक्वल्स टू P4, क्योंकि प्रोसेस कैसी है, आइसोबारिक। एंड वी कैन ऑल्सो राइट P2 इक्वल्स टू P3। P3। ओके, अब क्या होता है, साइकिल को हम एक नई टर्म डिफाइन करते हैं, दैट इज R, that is known as compression ratio, and this is pressure ratio, sorry, this is P2 upon P1। एक नई टर्म हमने इजाद की है, दैट इज प्रेशर रेशियो, एंड दैट इज P2 upon P1, यानी कि हाई प्रेशर डिवाइड बाय लो प्रेशर, दैट इज प्रेशर रेशियो। याद रहेगा प्रेशर रेशियो टर्म, याद रहेगा R इक्वल्स टू P2 by P1, हाई प्रेशर डिवाइड बाय लो यस प्रेशर। सर। ओके, so we have process 1 to 2, and in the process 1 to 2 we are going to compress the gas and pressure is changed from P1 to P2। okay, now जो वर्क सप्लाई हो रहा है कंप्रेसर में वो कितना हो रहा है, वर्क सप्लाई कितना हो रहा होगा। अब देखिए यहां पर एक दुनिया का बहुत बड़ा कंफ्यूजन, अगर वो यहां पर क्लियर नहीं किया तो वो पूरे इंजीनियरिंग में आपको खाते रहेगा कि ये कैसे लिख दिया। WC हमने कैसे लिख दिया, MCP T2 माइनस T1। कितना वर्क सप्लाई कर रहे हैं बेटा हम कंप्रेसर में, वो सप्लाई वर्क कर रहे हैं WC विच इज इक्वल टू MCP T2 बाय T2 माइनस T1। कैसे लिखा होगा ये, या छोड़िए, कंप्रेसर वर्क कैसे निकालेंगे हम, कंप्रेसर वर्क कैसे निकालेंगे।
इससे पहले कभी हमने कंप्रेसर वर्क निकाला है? सर उसकी हेल्प से, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन की हेल्प से। अगर स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगाएंगे बेटा हम इसमें, तो हमारे पास आ जाएगा WC इक्वल्स टू H2 माइनस H1। कितने बच्चे एग्री करते हैं मुझसे? अगर स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगाऊंगा तो H2 माइनस H1 आ जाएगा। कितने बच्चे एग्री करते हैं मुझसे? आकाश? यस सर। ठीक है। करण? करण? सर। ठीक है। मनीष? हाँ जी। मनीष? यस सर। ठीक है बेटा, H2 माइनस H1 आएगा अगर स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगाएंगे हम। क्या होती है एनर्जी फ्लो एनर्जी इक्वेशन? H1 प्लस हाफ C1 स्क्वायर प्लस GZ2, इस तरीके से होती है, प्लस Q इक्वल्स टू H2 प्लस हाफ C2 स्क्वायर प्लस GZ2 प्लस W। अगर हम इसको यहाँ पे स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगाएं और एजम्पशन माने स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन के, तो हमको मिल जाएगा WC इक्वल्स टू H2 माइनस H1। दिस इज वन पॉइंट, दिस इज वन पॉइंट, और इसको अपने दिमाग में लॉक कर लीजिए और छोड़ दीजिए। नई बात करेंगे अब, नई टॉपिक की, इस चीज को छोड़ दीजिए। मैंने आपको बताया था साइकिल के टाइप्स। कितने टाइप की साइकिल्स हो सकती हैं? सर पावर कंज्यूमिंग सर होती है दो। एक तो। हाँ, दो टाइप की साइकिल होती है। कौन कौन सी? एक तो सर रेफ्रिजरेशन साइकिल, हाँ, और सर एक और होती है, उससे हमें आउटपुट पावर मिलती है। पावर साइकिल। पावर एक होती है साइकिल। पावर साइकिल और पावर एक होती है साइकिल और वेपर साइकिल। पावर साइकिल और रेफ्रिजरेशन साइकिल। इसके अलावा भी मैंने आपको एक टाइप की साइकिल और बताई थी, मतलब एक क्लासिफिकेशन और किया था। एक सर क्लासिफिकेशन। वेपर साइकिल एंड गैस साइकिल। यस, वेरी गुड आदित्य। Vapor cycle and gas cycle. Gas cycle are those cycle in which working fluid remain gases phase in the cycle. For the entire cycle, the working fluid remain in the gaseous phase. And the vapor cycle are those cycle in which working fluid exist in vapor phase and liquid phase for the part. For the half of the cycle, it is gas in the gaseous phase, and for the half of the cycle, it is in liquid phase. So that cycle are known as vapor cycle. रैंकाइन साइकिल जो थी हमारी, वो वेपर साइकिल थी। जब भी हम किसी साइकिल का डायग्राम बनाएंगे और उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे इस डोम के अंदर, तो वो कौन सी साइकिल होगी? वेपर साइकिल। और अदरवाइज हम अगर कोई सी भी साइकिल बना रहे हैं जिसमें हम क्या नहीं बना रहे हैं, ये लिक्विड वेपर डोम नहीं बना रहे हैं, इसका मतलब वो कौन सी साइकिल है? गैस साइकिल। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जो बेल कॉलमैन साइकिल है वो क्या है? गैस साइकिल। और जो वर्किंग फ्लूइड है बेल कॉलमैन साइकिल का, वो क्या है? गैस है। तो गैस पहले कंप्रेस हो रही है, फिर वो हीट रिजेक्ट कर रही है, फिर वो एक्सपेंड हो रही है, फिर वो हीट एब्जॉर्ब कर रही है इन द फोर प्रोसेस। ध्यान से सुनिए। अब कोई मुझे बता सकता है कि मैं गैस की बात कर रहा हूं तो वर्किंग फ्लूइड गैस है, गैस के लिए, आइडियल गैस के लिए एंथैल्पी को क्या लिख सकते हैं? यस, चलिए मैं थोड़ी आपकी हेल्प कर देता हूँ। दो टर्म होती हैं हमारे पास, एंथैल्पी, एंट्रोपी नहीं, इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी। तो इंटरनल एनर्जी होती है, मैं उसको लिख सकता हूं mCV/dt। अगर मैं du की बात करूं, और जब मैं dH की बात करता हूं तो क्या लिख सकता हूं उसको? MCPDT। याद आ गया? ये कभी मैंने यस बताया सर। था। ठीक है। तो बेटा जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि वो अभी अगर एग्जाम में आए ना आए, मगर वो कहीं ना कहीं यूज हो रहा होगा, और वो इंटायर 4 साल में आपकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कहीं ना कहीं वो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा होगा। मैं सिर्फ आपको उतने ही कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ जो आपके लिए जरूरी है, और वो यूज होंगे आपके किसमें? आगे इंटायर बीटेक में। ओके। सो दिस DH कैन बी रिटन एज MCPDT। ओके। सो वी कैन राइट this H2 minus H1 like MCP T2 minus T1।
और ये सिर्फ हम गैस के लिए कर सकते हैं, लिक्विड के लिए क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि लिक्विड के लिए तो हमारे पास जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो हम स्टीम टेबल से देखते हैं। अगर सपोज यहाँ पर लिक्विड चल रहा होता तो फिर हमको स्टीम टेबल देखनी पड़ती, प्रेशर देखना पड़ता, टेम्परेचर देखना पड़ता, फिर उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि कितनी इसकी कौन सी स्टेट में है, कौन सी क्या कंडीशन है, फिर हम उसकी एंथैल्पी डिफाइन करते या एंट्रोपी डिफाइन करते। मगर जब हम गैसेस की बात कर रहे हैं, आइडियल गैस की बात कर रहे हैं, तो हम डायरेक्टली एंथैल्पी को क्या लिखते हैं? एमसीपीटी। ओके, so we are finding the difference H2 minus H1, so MCP T2 minus T1. This point is clear. This point is Yes, clear. sir. Yes, sir. So we can write WC is equal to MCP T2 minus T1 directly. Okay. Okay. अब मैंने जब आपको प्रोसेस पढ़ाई थी तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए कोई रिलेशन बताया था P2 by P1 का। P2 by P1 को क्या लिख सकते हैं हम, या T2 by T1 को क्या लिख सकते हैं? T2 by T1 इक्वल्स टू P2 by P1 टू द पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। ये भी हमने पढ़ा हुआ है। Yes, sir. होता है ना ये? Yes, sir. Okay. So we know the relation T2 by T1 equals to P2 by P1 to the power gamma minus 1 upon gamma. Okay. So this equation can be written like this. इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, T2 by T1 equals to in bracket gamma minus 1 upon gamma, और इसको क्या लिख सकते हैं P2 by P1 को? Anyone? कौन अटेंड कर रहा है ध्यान से? Sir, R. R, very good. So this is R. So we can write T2 by T1 equals to R to the power gamma minus 1 upon gamma, where R is the pressure ratio. Okay, very nice. Now, next move to the next cycle, that is 2 to 3. And 2 to 3 कौन सी process थी? 2 to 3 कौन सी process थी? Isobaric heat rejection. Isobaric heat rejection, very good. So for the isobaric heat rejection process, pressure remain constant, so P2 equals to P3, very good. And we can write the QH, the amount of heat rejected, जो heat rejection हुई है, that is H2 minus H3. हमको इसको क्या लिख सकते थे? अगर हम आइडियल गैस स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगाएंगे तो जो हीट रिजेक्टेड है वो आएगी H2 minus H3। तो हम इसको अगर फिर से हमारे पास आइडियल गैस है तो हम क्या लिखते हैं? MCP T2 minus T3। ओके, क्लियर? लिख सकते हैं? Yes, sir. ओके, सो आप लोग नोट करते हुए चलिए साथ साथ। ये मिल गया, ये मिल गया। नेक्स्ट, what we have to write in the next process, that process is 3 to 4. Okay, 3 to 4 process is reversible adiabatic expansion, and reversible, for the reversible adiabatic expansion we know P3 by P4 equals to R। हमारा प्रेशर क्या हो रहा है? साइकिल किस तरीके से थी हमारी साइकिल? फिर से अगर मैं ड्रॉ करूं ऑन द पीवी डायग्राम, सो इट विल बी लुक लाइक दिस, 1 2 3 and 4, and this is pressure versus volume axis। ओके, सो क्या हो रहा है? प्रेशर 3 से 4 रिड्यूस हो रहा है, तो P3 by P4 इक्वल्स टू R, हाई प्रेशर डिवाइड बाय लो प्रेशर इक्वल्स टू R प्रेशर रेशियो। और इसके अलावा क्या लिख सकता हूं मैं? इसके अलावा कोई एक और एक्सप्रेशन लिख सकता हूं मैं, T3 by T4। T3 by T4 किसके बराबर होगा बेटा? बताओ। P3 by P4 P3 by P4 की पावर टू द पावर गामा माइनस गामा Gamma minus 1. minus 1 upon gamma. और WT कितना होगा? MCP T2 minus T3 minus P. Uh, Okay, so now let's write, so WT is MCP T3 minus T4, and we can write T3 by T4 equals to P3 by P4 gamma minus 1 upon gamma। Okay, and now last process 4 to 1, in this process pressure 1 equals to pressure 4, P1 equals to P4, और जो heat absorb हुई है that is QL,
then QL or Q naught equals to MCP T1 minus T4. Okay, T1 minus T4. नाउ एक बार रिमाइंड कीजिए कि इसका जो है टीएस डायग्राम किस तरीके से था. टीएस डायग्राम, फर्स्ट प्रोसेस, सेकंड प्रोसेस, थर्ड प्रोसेस एंड फोर्थ प्रोसेस. 1 2 3 एंड 4. साइकिल कैसे घूम रही है? एंटी क्लॉकवाइज. ओके. अब सीओपी क्या होती है? सीओपी क्या होती है? रेफ्रिजरेशन साइकिल की सीओपी क्या होती है? What Sir, is the cooling CO? effect upon हाँ, work. work required. So desired effect upon work required. So we can write that heat absorbed QL. Q हाँ. naught QL equals upon W net. So we can write Q naught divided by QH minus Q naught. ठीक है, ये लिख सकते हैं. Yes, sir. Okay. Now put the value of Q naught QH minus Q naught. So we can write this Q naught कितना आया था? MCP T1 minus T4, that is Q naught, और QL then QH minus Q naught. तो इसकी जब हमने वैल्यू पुट करी तो Q naught की वैल्यू कितनी थी? MCP T1 minus T4. QH की वैल्यू कितनी थी? MCP T2 minus T3 minus Q naught की वैल्यू MCP T1 minus T4. यहां तक किसी को कोई डाउट है बेटा? पूछिए. किसी को कोई कुछ समझ में नहीं आ रहा है? यहां तक पूछिए. यहां तक कोई डाउट या कुछ भी समझ में नहीं आ रहा No, है? clear है sir. Yes, sir. क्लियर है. ओके. सो अब देखिए, एम तो सेम है पूरी साइकिल के लिए और सीपी की वैल्यू भी सेम है. तो अगर हम इस यहां से एमसीपी यहां से बाहर ले लें और एमसीपी यहां से बाहर ले लें तो हमारे पास एमसीपी ऊपर भी है. ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास क्या बचेगा? क्या बचेगा हमारे पास? T1 माइनस T4 डिवाइड बाय T2 माइनस T3 माइनस T1 माइनस T4. यहां तक सबको क्लियर? किसी को कोई डाउट? No, No, sir. sir. ओके. अब क्या किया हमने? देखिए, T1 माइनस T4 यहां पर भी है, T1 माइनस T4 यहां पर भी है. तो हमने क्या किया? यहां से T1 माइनस T4 को पूरा बाहर ले लिया और ऊपर भी T1 माइनस T4 है तो कैंसिल आउट हो जाएगा. बट जब यहां से T1 माइनस T4 लेंगे तो क्या बचेगा? 1. और यहां से T1 माइनस T4 बाहर लेंगे तो क्या बचेगा? T2 माइनस T3 डिवाइड बाय T1 माइनस T4 माइनस 1. हमने किसको बाहर लिया? हमने इस पूरी टर्म को कैंसिल कर दिया. जब इसको नीचे भेज देंगे या इसको कॉमन ले लीजिए, इसको नीचे भेज देंगे तो ये इसके टर्म में आ जाएगी और जब इसके टर्म में आएगी तो माइनस 1 बचेगा. क्लियर? ये एक्सप्रेशन क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, वेरी गुड. सो हमारे पास क्या है? अब हमारे पास एक रिलेशन देखते हैं हम. हमारे पास रिलेशन क्या है? हमारे पास साइकिल क्या थी? हमारे पास साइकिल ये थी. टीएस डायग्राम ड्रॉ करूंगा साइकिल का. ध्यान से देखिएगा. टीएस. और बेटा अगर ये डेरिवेशन आ गया तो सीधे 10 नंबर का क्वेश्चन है बिना किसी मेहनत के. और इसको करने के लिए कुछ नहीं, बस 2 बार प्रैक्टिस करनी है डेरिवेशन की. 1 2 3. और जहां तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं ये साल क्वेश्चन आ सकता है. 1 2 3 3 4 4 1. ओके. सो दिस इज द बेल कॉलमैन साइकिल का हमारे पास डायग्राम है टीएस. अब प्रोसेस 2 to 1 कौन सी? 1 to 2 प्रोसेस कौन सी थी? आइसेंट्रोपिक प्रोसेस थी. प्रोसेस 3 to 4 कौन सी प्रोसेस थी? आइसेंट्रोपिक प्रोसेस थी. तो हम क्या करेंगे? हमने जब ये एक्सप्रेशन लिखा था T2 by T1, तो T2 by T1 को क्या लिखा था? फॉर द T2 by T1 के लिए क्या लिखा था? P2 by P1 टू द पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा, यानी कि R टू द पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा. और सिमिलरली हमने इस प्रोसेस के लिए क्या लिखा था? T3 by T4. T3 by T4 किसके बराबर आया था? P3 by P4 के. और P3 किसकी? P3 की वैल्यू किसके बराबर है? P2 के. और P4 की वैल्यू P1 के, यानी कि फिर से वो क्या बन गया? R टू द पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा. यानी कि ये दोनों टर्म P2 by P1, T2 by T1 और T3 by T4 दोनों आपस में बराबर हैं, जिनकी वैल्यू किसके बराबर है? R की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा के. ये चीज किसकी समझ में नहीं आई?
इस बात से कितने लोग एग्री नहीं करते हैं? यस, ऐसा होगा? एक बार और यस, क्लियर अभिषेक? सर क्लियर है ओके सर। ओके। सो T3/T4 बराबर है किसके? T2/T1। यस बेटा अभिषेक, कुछ बोल रहे हैं आप? सर एक बार और बता देते हैं। अच्छा बेटा, हाँ सर, मैं कह रहा था एक बार। जी सर। बता रहे हैं। हम किसकी वैल्यू चेक कर रहे हैं? T2/T1। T2/T1 किसके बराबर है? P2/P1। और इसकी पावर कितनी है? गामा-1/गामा। तो मैं T2/T1 को क्या लिख सकता हूं? T2/T1 इसको क्या लिख सकते हैं बेटा? P2/P1 क्या है? प्रेशर रेशियो। और इसको लिख सकता हूं मैं R। तो R की पावर कितनी हो गई? गामा-1/गामा। सो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। तो ये कौन सी प्रोसेस के लिए था? प्रोसेस 1 to 2। अब ऐसी ही प्रोसेस 3 to 4 में चलेंगे। ठीक है, प्रोसेस 3 to 4 में क्या है? T3/T4 T3/T4 किसके बराबर है? P3/P4 के। और P3 की वैल्यू किसके बराबर है? P3 की वैल्यू किसके बराबर है? P2 के। और P4 की वैल्यू किसके बराबर है? P1 के। सो जितना P3 पे प्रेशर है उतना ही P2 पे प्रेशर है, क्योंकि ये प्रोसेस आइसोबारिक थी। सिमिलरली जितना प्रेशर 4 पे है उतना ही प्रेशर 1 पे है, क्योंकि ये प्रोसेस आइसोबारिक है। तो यानी कि ये P3 को क्या लिख सकता हूँ? P2। और P4 को क्या लिख सकता हूँ? P1 की पावर P1। गामा-1/गामा। और ये P2/P1 को हमने क्या डिफाइन किया था? प्रेशर रेशियो R टू द पावर गामा-1/गामा। क्लियर? तो देखिए, अब ये T3/T4 की वैल्यू कितनी आई है? R टू द पावर गामा-1/गामा। और यहाँ पर किस T2/T1 की वैल्यू कितनी आई थी? R टू द पावर गामा-1/गामा। ओके, दैट इज क्लियर। सो वी पुट द वैल्यू। हमने यह क्या करा? यहीं पर सिर्फ एक कंक्लूड किया है। शिट। तो हमने क्या किया है? हमारे पास ये एक्सप्रेशन आया, 1/1 T2-T3 डिवाइड बाय T1-T4 -1। ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन आया था। अब यहां पर एक ट्रिक है। ये एक्सप्रेशन आपने यहां तक निकाला, यहां पर तक सिंपल मैथमेटिक्स है, कुछ नहीं करना है। सिंपल मैथमेटिक्स है। आपने क्या करना है? सीओपी का फॉर्मूला लगाना है, Q0/QH-Q0। और यहाँ पर क्या है? एमसीपी से एमसीपी कैंसिल हुआ। और यहाँ इसको नीचे इसके डिनोमिनेटर में भेज दिया, तो हमको ये टर्म मिल गई। यहाँ पर -1 आ गया। यहाँ तक सिंपल मैथमेटिक्स है। यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक यूज होगी, और इस ट्रिक को आपको याद रखना है अगर आपको डेरिवेशन कंप्लीट करना है। वो ट्रिक क्या है? आपको T3/T4 इक्वल रखना है T2/T1 के, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू R की पावर गामा-1/गामा है। तो हम लिख सकते हैं कि T3 किसके बराबर है? T3/T4 किसके बराबर है? T2/T1 के। अब देखिए, आपको यहाँ ये एक्सप्रेशन देखिए, यहाँ क्या है? T1-T4, T1-T4, और यहाँ क्या है? T2-T3। तो आपको क्या करना है? इस टर्म को इधर भेजना है और इस टर्म को इधर भेजना है। अगर ऐसा करेंगे, नहीं सॉरी, एक ही टर्म को भेजिए, एक ही टर्म को भेजिए। एक काम कीजिए, इस टर्म को इधर भेज दीजिए और इस टर्म को इधर भेज दीजिए, यानी कि इनको क्रॉस कर दीजिए। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? आप ये लिख सकते हैं, आप ये लिख सकते हैं, T1 को इधर भेज दिया तो T1/T4 इक्वल्स टू T2/T1। बस एक यही एक ट्रिक है जो आपको याद रखनी है। किसको भेजना है? T1 को इस तरफ और T3 को इस तरफ। तब भी ये एक्सप्रेशन सेम रहेगा। मैथमेटिकली ऐसा कर सकते हैं हम लोग। ऑल आर एग्री? यस सर। ओके, कोई दिक्कत बेटा यहां तक? अब आपके पास देखिए ये आ गया है,
और आपको ये टर्म बनानी है, ये टर्म बनानी है आपको, ये आ गया आपके पास। अब इसमें अगर ऐसा करें -1 कर दे दोनों तरफ, तो मैथमेटिकली तो हम दोनों तरफ, अगर कोई दो एक्सप्रेशन है हमारे पास, हम दोनों तरफ -1 करेंगे, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उस पर। तो हमने क्या किया, दोनों तरफ -1 कर दिया। करके देखिए दोनों तरफ -1, और इसको आगे सॉल्व करके बताइए क्या आ रहा है आपके पास। कॉपी पेन लेके बैठे हैं ना, सॉल्व करके बताइए क्या आ रहा है। दोनों तरफ -1 कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैथमेटिकली सही है, अभी भी एक्सप्रेशन वही है। T1 minus T4 upon T4 is equal to T2 minus T3 upon T3. Very good. So we have this expression. We have this expression. अब यहां से कुछ पता चल रहा है आपको, T2 minus T3, अगर मैं इस टर्म को दोबारा से अब यहां भेज दूं और इस टर्म को यहां भेज दूं, तो कुछ ये बन रहा है, ऐसा हो रहा है कुछ ऐसा, हो Yes, सकता है sir. कुछ? Yes, sir. Yes, sir. जो ये टर्म है इसकी वैल्यू बता दीजिए मुझे कितनी है, थोड़ा शॉर्ट करके। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ और? T3 by T4. वेरी गुड, T3 by ऑल आर T4. एग्री? Yes, sir. सब एग्री है? ओके, Yes, sir. वेरी गुड। सो वी विल राइट, Yes, वी sir. विल राइट दिस एज T3 by T4। ओके, सो इसकी वैल्यू T3 by T4 आ गई। हमारी सीओपी का फॉर्मूला क्या था? सीओपी का फॉर्मूला, सीओपी का फॉर्मूला क्या था? यहाँ पर हम सीओपी का फॉर्मूला लिखेंगे अपना, क्या आ रहा था सीओपी का फॉर्मूला? 1, Q0 upon QH minus Q. जो हमने सब पूरा जो हमने सॉल्व करके बताया था, क्या आ रहा था? T2 minus T3 upon T1 minus T4 minus 1. ये आ रहा था। इसकी जगह पे हमने क्या रख देंगे अब, इसकी वैल्यू। और T3 by T4 की वैल्यू किसी को याद है क्या थी? T3 by T4 की वैल्यू R की पावर गामा -1 अपॉन गामा माइनस अपॉन गामा -1। ये थी। अब सिंपल कुछ नहीं करना है आपको, इसकी वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। इसकी वैल्यू आ रही है T3 by T4 की R की पावर गामा -1 अपॉन गामा। सिंपल, हमारे पास सीओपी ये थी, सीओपी की जगह क्या रख देंगे, T3 by T4, और T3 by T4 की जगह हम डायरेक्टली क्या रख देंगे, R की वैल्यू। तो R की, तो सीओपी क्या आ गई, सीओपी आ गई 1 अपॉन R to the power गामा -1 अपॉन गामा -1। सो दिस इज द सिंपल डेरिवेशन। एग्जाम में वो आपसे पूछेगा, प्रूफ द COP of Bell-Coleman cycle is equal to 1 upon R to the power gamma -1 upon gamma -1। तो अगर ये डेरिवेशन आता है तो वो या तो आपसे डायरेक्टली पूछेगा कि जो बेल कॉलमैन है इसकी सीओपी प्रेशर रेशियो आर की टर्म में डिफाइन, आर और गामा की टर्म में डिफाइन कीजिए। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल, आपको हीट ट्रांसफर की वैल्यूज पता है, आपने सीओपी का फॉर्मूला लगाना है, इन वैल्यूज को पुट करना है, एमसी की वैल्यू एमसीपी से कट करनी है, और सीओपी की वैल्यू ये आएगी। यहां से सिंपल एक्सप्रेशन ये आया। आपको पता है प्रोसेस 1 to 2 और 3 to 4 से ये वैल्यू है। बस एक छोटी सी ट्रिक जो याद रखनी है वो ये याद रखनी है, T1 को इधर ले जाना है, T3 को इधर ले जाना है। वो भी आपको, अगर आप इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखेंगे तो आपको दिख जाएगा, क्योंकि T1 माइनस T4 है, तो यानी कि T4 के साथ T1 आएगा, तभी -1 करने पे T1 माइनस T4 मिलेगा। ठीक है, तो आप जैसे ही इस टर्म को इधर और इस टर्म को इधर ले जाएंगे, आपका क्वेश्चन जो डेरिवेशन है वो सॉल्व हो जाएगा। सो दिस इज द इजीएस्ट डेरिवेशन, और ये डेरिवेशन की मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये आ सकता है एग्जाम में। ओके, क्लियर बेटा? यस सर। ओके, अब इस पे Yes, अगर yes. कोई न्यूमेरिकल आएगा तो वो किस तरीके से आएगा, इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अ सिंपल न्यूमेरिकल ऑन द बेल-कॉलमैन साइकिल। वो किस तरीके से आएगा, आपके पास दो प्रेशर लिमिट्स दे रखी हैं, तो वो क्या करेगा, आपको प्रेशर दे देगा दो। जैसे प्रेशर दे देगा, यहाँ का 5 बार है और यहाँ का 1 बार है, 1 बार या 1 बार, बार लिख दें, बार यानी कि 10 to the power 5, तो ये 1 बार हो गया और ये 5 बार हो गया। तो दो प्रेशर दे दिया आपको, आपसे कहेगा सीओपी कैलकुलेट कर दो। आप सीओपी कैसे कैलकुलेट करोगे, सीओपी ऑफ बेल-कॉलमैन साइकिल इज इक्वल टू आर कितना हो गया आपका, P2 by P1 कितना आएगा, P2 by P1 5। 5, तो आर की वैल्यू 5 आ गई, और गामा की वैल्यू अगर नहीं दी है तो 1.4 ले लेंगे सीधे सीधे, तो 1.4 माइनस 1 डिवाइड बाय 1.4 माइनस 1, सीधे इसको कैलकुलेट करेंगे, सीओपी बदल जाएगी आपको बेल-कॉलमैन साइकिल की।
इन केस अगर वो आर की वैल्यू डायरेक्टली दे भी रहा है मगर आपको और चीजें भी दे रहा है साथ में, अगर आपसे वो कह दे कि कंप्रेशन वर्क निकालो कि वर्क कितना हुआ, WC कितना था, तो WC कैसे निकलेगा? WC निकलेगा MCP T2 माइनस T1। अब ना आपको T2 पता ना T1 पता है, आपको एक टेम्परेचर पता होगा, मान सपोज आपको T1 पता है T2 नहीं पता, तो फिर T2 कैसे निकलेगा? आपको फॉर्मूला पता है T2 बाई T1 इक्वल्स टू P2 बाई P1 टू द पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। इस फॉर्मूले में आप गामा की वैल्यू रखिए, P2 P1 की वैल्यू रखिए, और आपको T1 पता है, T2 बदल जाएगा, T2 बदल जाएगा, फॉर्मूला में पुट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? क्लियर बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So in this way we can do the simple numerical also. So that's why I have given you the एनालिसिस ऑफ दिस साइकिल। एनालिसिस मतलब ईच प्रोसेस में क्या क्या लग सकता है, कौन कौन से फॉर्मूलेज लग सकते हैं, वो मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया है। ठीक है, सो ये सारे फॉर्मूले हम लगा सकते हैं। ये कंप्रेशन वर्क करने के लिए ये हमारे पास रिलेशन है। इसी तरीके से अगर वो हीट ट्रांसफर पूछे तो वो भी निकल जाएगी, और वो अगर एक्सपेंशन का वर्क पूछे टरबाइन का तो वो भी कैलकुलेट हो जाएगा, और वो कितनी हीट एब्जॉर्ब कर रहा है वो भी अलग से कैलकुलेट हो जाएगा। और अगर हमको सीओपी ही कैलकुलेट करनी है डायरेक्टली, हमको हमारे पास आर की वैल्यू है तो हम डायरेक्टली सीओपी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस इज द सिंपल, एक सिंपल न्यूमेरिकल बनता है इस पे। और ये प्रीवियस ईयर के एग्जाम में इसका न्यूमेरिकल भी आ चुका है 10 नंबर में। तो 10 नंबर का न्यूमेरिकल आया था, और सिंपल आपको 2 प्रेशर लिमिट दी थी, एक टेम्परेचर दिया हुआ था, और आपको यही कैलकुलेशन करके 10 नंबर का न्यूमेरिकल करना था। तो बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है, और इस बार मैं सोच रहा हूँ, जहां तक लग रहा है कि ये डेरिवेशन भी आ सकता है इस बार एग्जाम में, क्योंकि अभी तक आया नहीं है। क्योंकि ये जो रेफ्रिजरेशन वाली यूनिट है ये फ्रेश ऐड हुई है आपके कोर्स में, ज्यादा साल से पहले से नहीं थी, सिर्फ 2 साल पहले ही ऐड हुई है। और अभी तक वो इसका एक बार बेल कॉलमैन साइकिल की वर्किंग पूछ चुका है पीवीटीएस डायग्राम के साथ, और एक बार न्यूमेरिकल पूछ चुका है। तो इस बार होप है कि ये डेरिवेशन पूछ ले। क्लियर? और इसके बाद हम शुरू करेंगे अपनी एक न्यूमेरिकल करेंगे इस पे, और उसके बाद हम शुरू करेंगे अपनी वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल, नहीं वेपर कंप्रेशन साइकिल। ओके, जो आपके रेफ्रिजरेटर और फ्रिज में यूज होती है, जो घरों में यूज होती है। जो ये बेल कॉलमैन साइकिल है ये जनरली एरोप्लेन्स में यूज होती है। ओके, सो आज का लेक्चर बेटा यहीं तक रखते हैं, टाइम भी हो चुका है। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए बेटा। कोई डाउट है? नो सर। वीडियो कल तक के मैंने अपलोड कर दिए हैं। आकाश आप कह रहे थे 26 तारीख का बेटा, वो हाँ सर, एक वो गलती हो गई थी सर, वो 26 का नहीं सर, वो 22 और सर वो 30 का था। कोई बात नहीं बेटा, 22 और 30 का भी अपलोड कर देंगे। ठीक है, सब बस रिकॉर्डिंग अवेलेबल है हमारे पास। सर ठीक ये है, आज तो की भी आज की भी कर देना सर। अच्छा बेटा, अब कल एक इम्पॉर्टेंट बात, कल आपका शायद मेरे ख्याल से टेस्ट है, जी सर। है ना? तो टेस्ट में क्या आएगा? टेस्ट में आएगा आपका थर्मोडायनेमिक रिलेशंस। ठीक है, थर्मोडायनेमिक रिलेशन में जैसे मैंने आपको जूल थॉमसन कोफिशिएंट, मैक्सवेल रिलेशन, टीडीएस इक्वेशन, ये हम पूछ चुके हैं वैसे ना। क्यों? ये तो हम एक बार टेस्ट हाँ सर ये हो गया। यस सर। हो गया है। तो सिर्फ 4th यूनिट का रख लें टेस्ट। 4th यूनिट में रैंकाइन साइकिल और आपका लिक्विड जो वेपर है उनकी डायग्राम्स, है ना। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट में आपको दे दूंगा, वो एज अ असाइनमेंट भी काम करेगा, और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं। ठीक है, तो आप उनको प्रिपेयर कीजिए यूनिट 4th के लिए। क्लियर बेटा? सर हैंड आउट नोट्स भेज देना एक बार। हैंड आउट नोट्स में भेजे नहीं, मैंने यूनिट 4th के भेज चुका हूँ सर। नहीं सर, वो आधे आए तो यूनिट 4 में सर, वो बस खाली रैंक तक आएंगे। ठीक है बेटा, मैं यूनिट 4 के कंप्लीट भेज दूंगा। ठीक है, तो यूनिट 4 बहुत बड़ी यूनिट है, उसमें प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंसेस हैं, उसमें साइकोमेट्री है, साइकोमेट्री पे न्यूमेरिकल है, ठीक है, और रैंकाइन साइकिल है। तो बेटा इन सब की आप प्रिपरेशन कीजिए। ठीक है, कल टेस्ट के लिए रेडी रहे। और जितने बच्चे ज्यादा, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो टेस्ट नहीं दे रहे हैं, बेटा टेस्ट दीजिए। ठीक है, वो सब रिकॉर्ड काउंट हो रहा है, वो सब नंबर चढ़ रहे हैं, वो आपको आगे फायदा ही करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए बेस्ट ऑफ लक कल के टेस्ट के लिए। आप अपनी प्रिपरेशन कीजिए, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट आपको शाम तक भेज दूंगा। ठीक है, हैंड आउट भी अपलोड कर दूंगा अभी थोड़ी देर में। ठीक है बेटा, नाउ यू कैन लीव द क्लास। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके।